आए और एसएसबी में आके रिजेक्ट हो गए, यानी कि 4 बार उन्होंने यूपीएससी का ऑल इंडिया बेसिस पे जो कंपटीशन होता है उसको क्लियर कर लिया, विच मीन्स रिटन पार करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आई। लेकिन एसएसबी में चौथी बार भी वो रिजेक्ट हो गए। तो उनको करना क्या चाहिए? अगर आप 11वीं क्लास में हैं तो ये तो सबसे बढ़िया टाइम है आपके पास, 11वीं का पूरा साल, 12वीं का 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम है। Not only should you prepare for the written exam, but you must also get to know what is SSB इंटरव्यू। ये ऐसा फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं होता, वो भी होता है लेकिन 5 दिन का ये प्रोसेस है। किसी भी जॉब में आप जाते हैं तो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का, या तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे या सेलेक्ट हो जाएंगे। एसएसबी में इंटरव्यू तो होता ही है, उसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, बहुत सारे ग्रुप टेस्ट हैं और फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसएसबी होता क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हर टेस्ट से वो कुछ ना कुछ चीज देखना चाहते हैं। अगर आपने वो चीज जिसको हम एसएसबी की आर्मी की लैंग्वेज में OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जितने भी टेस्ट हैं वो इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि उस टेस्ट से उस कैंडिडेट को कोई ना कोई OLQ दिखानी चाहिए। अगर वो OLQ नहीं दिखा पा रहा, उस पर्टिकुलर OLQ को नहीं दिखा रहा और 50 अच्छी चीजें दिखा रहा है, वो स्टिल ही विल गेट रिजेक्टेड। OLQ मींस ऑफिसर लेवल क्वालिटी, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ओके, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपने घर में आपने किसी को हायर किया, किसी आदमी को या औरत को खाना बनाने के लिए जी, तो आप उसको कैसे गेज करेंगे, कैसे उसको मार्क्स देंगे? उसके खाने बनाने के बेसिस पे, वो रोटी अच्छा बनाती है, दाल अच्छा बनाती है कि नहीं। अब वो गाना कितना अच्छा गाती है, डांस कितना अच्छा करती है, गाड़ी ट्रक चला लेती है, उसका हमारे को क्या ताल्लुक? हम तो उसके रोटी कैसे बनाती है, खाना कैसे बनाती है, उस पर जज करेंगे। बिल्कुल। अब उसी प्रकार एसएसबी में जितने भी टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट से कुछ ना कुछ वो चीज देखना चाहते हैं। अगर वो चीज नहीं दिखाई और 50 और अच्छी चीजें आपने दिखा दी तो आपको कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो चीज तो देखना ही नहीं चाहते, जो देखना चाहते हैं वो आप नहीं दिखा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो जब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं मैंने बहुत अच्छा किया एसएसबी में, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट किस लिए किया? क्योंकि जो चीज दिखानी थी वो नहीं दिखाई और दूसरी और आपने 10 अच्छी चीजें दिखा दी जिसका कोई मायने नहीं था, वो देखना ही नहीं चाहते थे। तो जो 11वीं के स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड, दे मस्ट जॉइन अ सेशन ऑफ एसएसबी, गेट टू नो कि ये क्या है, इसमें एसएसबी में चाहते क्या, देखना क्या चाहते हैं उस कैंडिडेट में। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन यू कैन प्रिपेयर एट होम। उसके लिए आपको घर में बैठे बैठे भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप ये कर लेंगे, और जैसे मैंने बताया शुरू में, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि सारे टेस्ट जो है उसमें अंग्रेजी में ही होते हैं। एसएसबी में 7-8 टेस्ट हैं जिसमें बोलने का काम है खाली, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू है, एक स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होता है PPDT, उसमें डिस्कशन करना पड़ती है अपनी स्टोरी। आपके जितने आउटडोर टेस्ट हैं जो ग्राउंड में कराते हैं, उसमें है तो फिजिकल वो चीज, लेकिन उससे पहले आपको अपना प्लान बना के डिस्कस करना पड़ता है पूरे ग्रुप में हर आदमी का अपने दिमाग में अपना अपना प्लान होगा। तो जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते, आपके दिमाग में बहुत अच्छा प्लान होगा, लेकिन क्योंकि आप अंग्रेजी में आपका हाथ तंग है तो आप अपने आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आप पीछे रह जाएंगे। तो ये 2 चीजें इनको करनी चाहिए। जी, सवाल भी इसी से ही है। अभी एक और आ गया है कि अब जैसे कि आपने बताया कि सारे टेस्ट जो होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, तो अभी एक सवाल और आ गया है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि एसएसबी इंटरव्यू हिंदी में दिया जा सकता है? नहीं, हिंदी में नहीं होता। हिंदी में नहीं होता? पूरा नहीं, किसी लैंग्वेज में नहीं, सिर्फ अंग्रेजी में। आप मान लीजिए मराठी हैं और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो भी मराठी है, तब भी आपको मराठी में बात नहीं करने देगा। इट विल ओनली बी इन इंग्लिश, ईदर यू कीप क्वाइट और यू स्पीक इन इंग्लिश। तो दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास। और किसी भाषा, हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू या कोई भी टेस्ट नहीं होगा, नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और है, एनडीए जीएस सेक्शन के लिए खुद को कैसे तैयार करें? जीएस सेक्शन ओके, इसमें एनडीए में 2 पेपर होते हैं। एक होता है मैथ्स, जो पूरा एक अलग पेपर होता है। दूसरा पेपर, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट इंग्लिश और दूसरा जो जीएटी, जिसको जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, उसमें इट्स अ मिक्स ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, 8-9 सब्जेक्ट्स मिला के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन सबके आते हैं। तो इसके लिए कोई अच्छी कोई जैसे पाथ फाइंडर है, एनडीए का जो प्रिपरेटरी जो गाइड्स हैं उससे करें, इट इज मोर देन एनफ। अभी जैसे कि जी आपके पास अगर जैसे मान लीजिए अगर 11th या 12th में भी जो स्टूडेंट है, इसमें एनडीए का कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम, and if you have even just about 3 to 4 months available to you, I see no reason why a candidate cannot clear that exam. तो कोई अच्छी गाइड से आपको पूरा सारा डिटेल्स मिल जाएंगी, उससे पढ़ने से आपका ये पेपर प्रिपेयर हो सकता है बहुत अच्छे से। जी, तो अब हम बात यहाँ पर करते हैं कि क्या इतनी मेहनत होती है इस टेस्ट को देने के लिए? जैसा कि आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन क्या ये बिना कोचिंग के किया जा सकता है, दिया जा सकता है एग्जाम? बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करते। मैं रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूं, उसमें कोचिंग की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है, जो यूपीएससी का जो एनडीए का रिटन एग्जाम होता है उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप पहली क्लास से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि अचानक आप पढ़ रहे हैं, ये तो पहली क्लास से आप मैथ्स भी पढ़ते आए हैं, इंग्लिश भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ रहे हैं, और 12th के लेवल का ही एग्जाम होता है। तो कोचिंग के बिना भी बड़ी आसानी से ये क्लियर किया जा सकता है। रही बात एसएसबी की, उसके लिए यू नीड सम गाइडेंस, बिकॉज वो एक नया सब्जेक्ट है। एसएसबी का आपको कॉन्सेप्ट 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। कोई जो आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड का है जिसके पेरेंट्स, शायद वो जानता हो, लेकिन 99% students need guidance in SSB, but for written you can do it on your own very easily, you can clear this exam. पहले हम सब्जेक्ट्स पे आएंगे, जैसा कि आपने बताया मैथ्स, जीएस और इंग्लिश होती है, तो किस तरह की मैथ्स आती है उसमें? सर ये 12th के लेवल की मैथ्स होती है जी, और ये सारा पूरा पेपर 12th क्लास के लेवल का होता है। जी जी। ये इंग्लिश और मैथ्स भी इंग्लिश में क्या पूछते हैं? बिल्कुल, इंग्लिश का पेपर जो है दैट इज ऑन लैंग्वेज, बेसिकली ग्रामर, इडियम्स, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब मिला के ये पेपर होता है विच इज ऑफ 200 मार्क्स। अच्छा, इस पेपर में आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये 900 मार्क्स का टोटल पेपर होता है पूरा, जिसमें 300 मार्क्स मैथ्स के पेपर के, और जो दूसरा जो पेपर होता है जिसमें इंग्लिश का पहला पार्ट और जीएटी का दूसरा पार्ट है, वो 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 200 मार्क्स इंग्लिश के, 400 मार्क्स सब मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर सब मिला के 400 मार्क्स का, टोटल 900 मार्क्स। अब इसमें कट ऑफ जो है इस एग्जाम का, इट वेरीज फ्रॉम बिटवीन 350 टू 375 मार्क्स। लेकिन एक राइडर भी है इसमें, एक कंडीशन है कि 350 मार्क्स में भी आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 30% मार्क्स लेने जरूरी है। मान लीजिए मैथ्स में आपने 300 ले लिए, जीएटी के दूसरे पेपर में आपने 400 मार्क्स ले लिए, यानी आपको तो 700 मार्क्स मिल गए, लेकिन इंग्लिश में आपको 0 आए तो आपने क्वालिफाई नहीं किया। हालांकि 350 मार्क्स वाले क्वालिफाई कर लेते हैं, 350, 360, 370 तक क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मिनिमम आपने 30% मार्क्स अगर हर पेपर में नहीं लिए तो देन यू विल नॉट क्वालिफाई। तो ये राइडर है इस एग्जाम में। जी, जैसे आप अभी टेस्ट की बात कर रहे थे तो एक पार्ट आपने बताया, अब आते हैं हम एसएसबी पे। तो एसएसबी क्या चीज है? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये एक इंटरव्यू प्रोसेस है, जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम कर लेते हैं वो एसएसबी के लिए जाते हैं। अब ये 5 दिन का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। 3 अलग अलग ऑफिसर आपको असेस करते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट, एक जीटीओ, जीटीओ का मतलब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और एक प्रेसिडेंट जो होता है वो उस बोर्ड का हेड होता है, सीनियर मोस्ट पर्सन जी। तो ये 3 लोग अपने अपने तरीके से आपको असेस करते हैं, और आपको एसएसबी में क्वालिफाई करने के लिए all 3 officers have to clear you। अगर 2 ने आपको क्लियर कर दिया कि yes he has the leadership traits to become an officer, लेकिन तीसरे किसी भी तीनों में से किसी एक ने भी रिजेक्ट कर दिया तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब इन अदर वर्ड्स all 3 have veto power। तो इसमें टोटल 17 टेस्ट होते हैं, 7 टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिस्ट के, 9 टेस्ट होते हैं जीटीओ के, और एक इंटरव्यू होता है जो प्रेसिडेंट करता है। तो ये तीनों में आपको जो है
ये तीनों ऑप्शन को आपको क्लियर अगर कर देंगे तो आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं। अब एसएसबी 2 स्टेजेस में होता है, 5 वैसे तो 5 दिन का है, लेकिन स्टेज 1 में एक टेस्ट होता है जो पहले दिन होता है, जिसको बोलते हैं पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ये टेस्ट नहीं क्लियर कर पाता जो पहले दिन होता है, तो उसी दिन वो रिजेक्ट हो जाएगा, पहले दिन ही उसको वो वापस भेज देते हैं। अगर आपने ये टेस्ट क्लियर कर लिया तो आप 5 दिन जरूर एसएसबी में रहेंगे, बाकी के सारे टेस्ट आप देंगे, भले ही हर टेस्ट में उसके बाद आप फेल भी होते जाएं तो भी आपको 5वें दिन ही वो रिजेक्ट करेंगे, वापस भेजेंगे। लेकिन अगर पीपीडीटी जो स्क्रीनिंग आउट टेस्ट जिसको बोलते हैं वो नहीं क्लियर आते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये इन अ नटशेल इज अबाउट एसएसबी। बेसिकली इसमें चेक क्या करते हैं आपके ये लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं, ओएलक्यूज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ऑफिसर बनने के लायक आपके अंदर कोई ट्रेड्स हैं कि नहीं, ये चेक किया जाता है। जी, अभी एक सवाल आया है एक छात्रा का, और उन्होंने कहा है कि क्या लड़कियां भी एनडीए कर सकती हैं? नहीं, लड़कियां एनडीए नहीं कर सकती, एनडीए खाली लड़कों के लिए है, लेकिन लड़कियां आर्म्ड फोर्सेस में जा सकती हैं। ग्रेजुएशन के बाद एक टेस्ट होता है सीडीएस और एक टेस्ट होता है एफकैट, उसके थ्रू लड़कियां भी जा सकती हैं आर्म्ड फोर्सेस में। सीडीएस है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और एफकैट है वो खाली एयरफोर्स में जाने के लिए होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो ये इन 2 टेस्ट के थ्रू वो भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन, यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री। जी, तो ऐसा क्यों रहा कि एनडीए सिर्फ लड़कों के लिए रहा? ऐसा क्या होता? इसके लिए वी हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री। आज से 40-50 साल पहले कोई लड़कियां आर्म फोर्सेस में ना के बराबर जो जाती भी थी वो या तो डॉक्टर या नर्स, यही 2 फील्ड्स ओपन थी। अब धीरे धीरे उनको इंडक्शन करना शुरू कर दिया, मे बी प्रोबेबली एट अ लेटर डेट इन एनडीए के इक्विवेलेंट कोई लड़कियों के लिए भी शायद कोई एस्टैब्लिशमेंट बने जहां वो 12th के बाद जा सके। इसके बारे में आई बिलीव देयर इज अ थॉट गोइंग ऑन, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिलहाल एनडीए के थ्रू खाली लड़के ही जा सकते हैं। अच्छा, एनडीए में जाने के लिए शारीरिक दक्षताएं क्या होना चाहिए? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा सर, एक बार फिर बताइए। फिजिकली जो है क्वालिटी क्या होगी? ओके, फिजिकल सर, इसमें एक यू शुड बी फिजिकली फिट, यू शुड बी मेडिकली फिट, दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। व्हाई शुड यू बी फिजिकली फिट? क्योंकि ये आपका ये जो आर्म फोर्सेस में जो जॉब है ये कोई ऑफिस बेस्ड, ये बैंक की नौकरी नहीं है कि सुबह आप 9 बजे गए शाम को 5 बजे घर आ गए, एयर कंडीशन ऑफिस में आप बैठे हैं, ऐसा जॉब नहीं है। यू हैव टू डील विद द एनिमी एंड योर पोस्टिंग विल बी इन फार फ्लंग एरियाज, कभी पहाड़ी इलाके में, कभी डेजर्ट्स में, कभी स्नो बाउंड एरिया में, कभी नागालैंड के जंगलों में। तो जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आप ये अपना जॉब जो है, जो आपका जो रोल है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू द मेडिकल पॉइंट, एसएसबी के बाद अगर आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं तो यू आर स्क्रीन्ड फॉर योर एंटायर बॉडी फॉर मेडिकल फिटनेस। कोई आपका आई साइट ठीक है, हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डेंटल ठीक है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बोन्स में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं। ये 4-5 दिन का प्रोसेस है। अबाउट 8-9 डॉक्टर्स चेक यू फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड इसका वही रीजन है, अगर आप मेडिकली अगर फिट नहीं है, कोई आपके बॉडी में कोई एलिमेंट है, कोई डिसेबिलिटी है, तो आप अपना टास्क नहीं पूरा कर पाएंगे। आपको कहीं स्नो बाउंड एरिया में जेएनके में भेज दिया तो आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप अपना टास्क नहीं पूरा कर सकते, इसलिए मेडिकली ये पूरी डिटेल में आपकी जांच होती है। जी, आजकल जमाना बदल गया है, जो पीढ़ी आ रही है वो भी बदल गई है, तो फैशन में भी बड़ा ध्यान देती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने कॉलेज के टाइम में टैटू बनवा लेते हैं बॉडी में, हाथों में। तो क्या वो टैटू बनवाने वाले जा सकते हैं एनडीए में? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी दैट। कोई भी टैटू आपकी बॉडी पे अगर ऐसी जगह है विच इज विजिबल व्हेन यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, तो आपको वो नहीं लेंगे। जैसे हाथ पे बना लिया आपने या माथे पे बना लिया तो आपको नहीं वो क्लियर करेंगे, लेकिन आपने पेट पे बनाया, जो यूनिफॉर्म आपने डाली है और उससे अंदर दिखाई नहीं दे रहा, तो देन इट इज ओके। लेकिन किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर आपका कोई छोटे से छोटा भी टैटू है जो यूनिफॉर्म डालने के बाद दिखाई दे रहा है, विजिबल है,
तो आप एलिजिबल नहीं हैं। जी। अच्छा, ये एक पर्सनली चीज है, और मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने वॉर मूवीज देखता हूँ हॉलीवुड की, मोस्टली उसमें मैं देखता हूँ सोल्जर्स के यहाँ टैटू बना हुआ है, यहाँ टैटू बना हुआ है हाथ में, वो एकदम विजिबल होता है। तो ये क्या उनकी आर्मी में भी लागू होता है या नहीं होता है, या वो सिर्फ एक फिल्म है? वो मोस्टली इट इज अ हॉलीवुड फिल्म. American. I have lived in America also. After leaving army, I have spent 9 years in USA on a work visa, and I have interacted with the US Army. वहां पे मुझे किसी भी US सोल्जर को टैटू तो सब वहां पे बहुत रिवाज है, लेकिन बॉडी के जो सोल्जर्स की बात कर रहे हैं US आर्मी की, किसी ऐसे बॉडी के पार्ट पे नहीं मैंने देखा जो यूनिफॉर्म के ऊपर से विजिबल हो. तो वो जो आप जो बात कर रहे हैं वो हॉलीवुड मूवी में तो सब कुछ चलता है, तो प्रोबेबली इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स. उनकी आर्मी में भी, किसी भी आर्मी में टैटू ऐसा नहीं अलाउड नहीं है जो यूनिफॉर्म के बाहर से विजिबल. जी जी जी. अब हम आते हैं आपकी तरफ कि आपने कैसे रुझान हुआ आपका सेना में जाने के लिए, एनडीए में जाने के लिए, और कैसे आपने तैयारियां की? Sir, my father was a businessman. He was a very rich, prosperous tire business. He had a tire business. Okay. But I was not very keen to join into business. जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे बहुत सारे 6-7 फ्रेंड्स थे जिनके फादर आर्म फोर्सेस में थे. तो मैं उनके घर जाता था, उनके फादर को देखता था यूनिफॉर्म में. तो दैट इंस्पायर्ड मी कि आई मस्ट आल्सो जॉइन द आर्म फोर्सेस. एंड तैयारी कैसे की, जैसे मैंने बताया, आई वॉज अ वेरी वीक स्टूडेंट, नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, बहुत कमजोर था मैं. लेकिन जब मुझे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो तुम एनडीए भूल जाओ, कुछ और लाइन, तुम्हारे फादर का तो टायर का बिजनेस है, आप वो ज्वाइन कर लो, यू लर्न अ लॉट ऑफ मनी, इधर यू ड्रॉप दैट आइडिया अबाउट एनडीए, या अंग्रेजी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी रिक्वायरमेंट है एसएसबी के लिए. तो मैंने उसको सीखना शुरू किया, और करीब 5 महीने का टाइम था जब मैंने अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम. एंड लगे रहे, धीरे धीरे हो गया. ज्यादा कोई, आई वाज नॉट अंडर इंटेंस प्रेशर अदर देन बीइंग एबल टू लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश. ये एक थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर था. बाकी पढ़ाई का, क्योंकि 5 महीने मैंने रेगुलरली 2 घंटे 1.5 घंटे रोज पढ़ता था, और इट बिकेम वेरी इजी टू क्लियर दिस रिटन एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल्सो द एसएसबी. तो ये था, ऐसे मेरी प्रिपरेशन हुई, ज्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे दोनों चीजें हो गई क्लियर. जी. अब हम आते हैं, जैसे कि आईएएस और पीसीएस के, यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें सालों साल मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन एनडीए की कोचिंग के लिए 4-5-6 महीने ही काफी हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका लेवल थोड़ा इजी है. आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं, और वो कोर्स जो है, सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट. एनडीए के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपके पास 4 महीने का टाइम है, और उस 4 महीने में 2 से 3 घंटे भी अगर आपने रोज तैयारी कर ली सीरियसली, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज एनफ टू क्लियर द रिटन एग्जाम. तो इसका एक तो सिलेबस, एक लेवल जो है एनडीए का 12th का लेवल, आप 12वीं में पढ़ ही रहे हैं, और उसी लेवल का जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी पे क्वेश्चन, आपके 12वीं के बोर्ड में भी वही क्वेश्चन, और यूपीएससी के एग्जाम में भी वही क्वेश्चन. तो ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, नहीं होता, इसलिए ये थोड़ा इजी हो जाता है. 12वीं के सिलेबस में ही सारी चीजें हो जाती है लगभग. बिल्कुल. जीके को अगर छोड़ दें, जीके को छोड़ के, करंट अफेयर्स को छोड़ के, बाकी मैथ, इंग्लिश का भी वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मोर और लेस वही है. अब आप अगर पीसीएम स्ट्रीम के हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये थोड़ा इस पे पढ़ना पड़ता है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. इट इज अ वेरी इजी थिंग. विद जस्ट अबाउट 4 months प्रिपरेशन, एनीबडी कैन क्लियर दैट एग्जाम. हालांकि इसका कॉम्पिटिशन इस प्रकार है, इसमें इस एग्जाम में करीब 9 से 10 लाख कैंडिडेट हर 6-6 महीने पे अपीयर होते हैं, और कितने जने क्लियर करते हैं? करीब 8.5 से 8.5 हजार. यानी कि द सिलेक्शन रेट इज लेस देन 1% और बेयरली 1%. मगर 99% कैंडिडेट्स जो इसका फॉर्म भरते हैं वो ना तो पढ़ाई करते हैं ना तैयारी करते हैं. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर किसी भी कैंडिडेट ने थोड़ा सा भी सीरियस हो जाए, 3-4 महीने अच्छे से पढ़ ले, तो उसको ये रिटन एग्जाम क्लियर करना बहुत ईजी है. फिगर देखें तो बहुत मुश्किल लगता है कि 9 लाख कैंडिडेट सिर्फ 8.5 हजार आदमियों ने क्लियर किया, लेकिन जो 9 लाख में समझ लीजिए 8.5 लाख तो ऐसे ही कि बस फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम दे देते हैं, आता उनको कुछ नहीं, क्योंकि तैयारी नहीं की उन्होंने.
बगैर तैयारी इफ यू लुक एट दैट, जी कोचिंग कोचिंग का जरूरी है। कोचिंग का जब अब यहीं पे ही आते हैं, हम कोचिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कहा तैयारी जरूरी है 4-5 महीने की, तो इस पे हम क्या क्या बताते हैं और किस तरह से तैयारी कराते हैं इस 5 महीने की कोचिंग सफलता क्लास? इसमें सर जितने जो पेपर्स आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जो कैट का एग्जाम है, उसमें सारी डिटेल्स बताई जाती है, जो रेलेवेंट है, जो सिलेबस के मुताबिक। और पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो पिछले 10 साल के जो एनडीए में आए थे, उसके बारे में बताया जाता है, उनके प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये जो जिस लड़के ने कर लिया, उसके लिए इट बिकम्स वेरी इजी। सी इफ यू सॉल्व, आपको आइडिया लग जाता है पुराने पेपर सॉल्व करने से कि ये क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तीनों पेपर में, इंग्लिश में, मैथ्स में और जीएटी में। तो एक तो वो हो जाता है। और अगर आपने 10 साल के पेपर प्रैक्टिस कर लिए, आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई, देन इट बिकम्स एन इजी थिंग। जी, और आगे बढ़ते हैं। और आपने जब एग्जाम पास किया था और आप जब गए, तो उसके बाद क्या हुआ? इंटरव्यू के बाद जब आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आगे कैसे प्रोसेस चली और कैसे आप एंट्री किया आपने? ओके, जो रिटन जो एसएसबी होता है, एसएसबी के साथ ही मेडिकल हो जाता है। रिटन एग्जाम पहले होता है, उसमें पास हो गए, उसका रिजल्ट 2 महीने बाद आता है। अगर पास हो गए, उसके 1.5 से 2 महीने बाद एसएसबी होता है। अगर एसएसबी कर लिया तो एसएसबी और मेडिकल एक साथ होता है। जिसने एसएसबी 5वें दिन जो पास हो गया, क्लियर कर लिया, तो 6th डे उसका मेडिकल शुरू हो जाता है वहीं एसएसबी सेंटर में। तो अगर आपने ये कर लिया तो उसके बाद एक स्टेज और भी आती है, जिसकी अभी हम लोग ने बात नहीं की। बेसिकली देयर 4 स्टेजेस दैट यू हैव टू क्लियर। रिटन एग्जाम, वो पास कर लिया तो एसएसबी इंटरव्यू, वो पास कर लिया तो मेडिकली अगर आप फिट हैं तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। जितनी वैकेंसीज, जैसे एनडीए की 370 वैकेंसीज हैं, मान लीजिए 500 लोगों ने क्लियर कर लिया रिटन, एसएसबी, मेडिकल, तो 500 के 500 नहीं जाएंगे। जो टॉप 370 कैंडिडेट्स हैं वही एनडीए में उनको जाने का मौका मिलेगा। इसके 900 मार्क्स होते हैं रिटन के, 900 मार्क्स होते हैं एसएसबी के। तो ये दोनों मार्क्स जोड़ देते हैं, जो टॉप 370 हैं वो जाते हैं। तो ये मेडिकल के करीब 1 महीने बाद ये पूरा, जब लास्ट जो एसएसबी और मेडिकल हो जाता है, उसके 1 महीने बाद ये आपका मेरिट लिस्ट बनती है। इट इज दैट कैंडिडेट इज इन्फॉर्म्ड दैट यू हैव क्वालिफाइड फॉर एनडीए, एंड आप उसका डिटेल ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, एनडीए ज्वाइन करना है, आपको क्या क्या करना है, किस डेट को रिपोर्ट करना है, सारी डिटेल्स आ जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। ये एनडीए में जो अप्रैल का एग्जाम होता है, जो 2 बार मैंने बताया, एक बार अप्रैल में, एक बार अक्टूबर में। मान लीजिए आपने अप्रैल का एग्जाम दिया तो आप जनवरी में एनडीए ज्वाइन करेंगे। एनडीए का जो कोर्स है वो जनवरी और जुलाई में शुरू होता है। तो अप्रैल का एग्जाम जिसने दिया, सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए, वो जनवरी में जाएगा। जिसने अक्टूबर का एग्जाम दिया, उसने रिटर्न, एसएसबी सब क्लियर कर लिया, तो वो अगले साल जुलाई में ज्वाइन करेगा एनडीए। तो ये होता है प्रोसेस। एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग और वो कह रहे हैं कि मैं 2 बार विफल हो चुका हूँ और ये मेरा, अब मैं फिर देने जा रहा हूँ इस चीज को, तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे अंदर क्या ऐसी चीज की कमी है जो मैं एनडीए क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, 2 बार विफल किसमें, रिटर्न में हुए या एसएसबी में? हाँ, ये इनका सवाल तो सिर्फ इतना ही है। मान लीजिए कि रिटर्न में होते हैं, मान लीजिए हम रिटर्न में होते हैं जी, तो रिटर्न में सर करीब 3 साल पहले की बात है। आई वॉज इन दिल्ली एंड आई हैड गॉन टू यूपीएससी फॉर सम वर्क। वहां आई मेट अ वेरी सीनियर ऑफिसर और उनसे मैं बात कर रहा था कि जो एनडीए का एग्जाम होता है, इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स कहाँ अटकते हैं। तो उनका ये कहना था 80 to 90% कैंडिडेट्स हु फेल इन द रिटन एग्जाम फेल बिकॉज ऑफ द इंग्लिश पेपर। मैथ्स का बहुत अच्छा करते हैं, दूसरा जो पेपर जो होता है गैट का, उसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन 80 to 90% अंग्रेजी के कारण रुकते हैं। और वही ऑब्जर्वेशन मेरा भी है। एसएसबी में मैं करीब 3 साल था, 3.25 साल इन इलाहाबाद, और in those 3 years I would have screened more than 7,000 boys and girls for CDS, AFCAT, NDA exam, और
कोई भी लड़का या लड़की जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर थे, वो क्लियर नहीं, ना मैंने किया ना किसी और जीटीओ या प्रेसिडेंट या साइकोलॉजिस्ट ने। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड कि अंग्रेजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम के लिए और सीडीएस और एफकेट के लिए भी। तो जो ये जो बोल रहे हैं 2 बार मैं विफल हो गया, अब मैं उनसे अगर फेस टू फेस मिलता तो पूछना चाहता किस सब्जेक्ट के कारण हुए हैं, उस सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए तो आप क्लियर कर लेंगे। तो एक बात यहाँ पर निकल कर आ रही है जो शुरुआत से ही आप बोल रहे हैं और अंत में भी आपने ये बोली कि अंग्रेजी और हिंदी का मसला है, तो किस तरह से मजबूत की जाए? जैसे कि हिंदी पट्टी के लोग होते हैं, हिंदी मीडियम के लोग होते हैं, तो किस प्रकार से, आपने भी बताया कि हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी इंप्रूव की अंग्रेजी और उनको भी बोलना था, तो अब यहाँ समस्या आ रही है कि चलिए ठीक है अंग्रेजी मीडियम के लोग आगे बढ़ जाते हैं, हालांकि आपने भी अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ाई की थी लेकिन आपको भी तैयारी करनी पड़ी, तो हिंदी मीडियम के बच्चे को किस तरह से तैयारी करनी पड़े इस चीज इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? ओके, बहुत अच्छा सवाल है सर। हर कैंडिडेट के पास एक तो डिक्शनरी, बड़ी वाली डिक्शनरी होनी चाहिए जो उसको रोज 5 नए वर्ड उसको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने जरूरी है। जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी वैसे वैसे उस भाषा पे आपकी पकड़ अपने आप, किसी भी, इंग्लिश के लिए नहीं, किसी कोई भी नई लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वर्ड से, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, फ्रेंच हो, क्या वर्ड से ही बनी है। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं हैं तो आप वो लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे या टूटी फूटी बोलेंगे। तो जितनी ज्यादा आपकी अच्छी होती जाएगी वोकैबुलरी, जितने ज्यादा वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, उतना आपका ऑटोमेटिकली ये इस भाषा पे पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो एक तो आपको डिक्शनरी लेनी है और उसको यूज करना शुरू करना है, पहला स्टेप। दूसरा, यू मस्ट बिगिन टू रीड। कोई भी लैंग्वेज पढ़ने सीखने के लिए उस लैंग्वेज की जो बुक्स हैं उसको पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन न्यूज़पेपर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन आपको स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स ये पढ़िए। जब वो पढ़ रहे हैं तो उसमें उसको 2 रीजन से पढ़िए। एक तो देखिए हाउ वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस, एक तो ये देखिए ग्रामर कैसे बन रहा है उसका, और दूसरा वोकैबुलरी, अगर कोई उस पढ़ते समय कोई नया वर्ड आया उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बाद में जब आपने 6 पेज 8 पेज एक सेटिंग में पढ़ लिए तो उस सेंटेंस पे जाइए, देखिए वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे इस वर्ड का ये मीनिंग है, लेकिन फिर भी उसको क्रॉस चेक करने के लिए डिक्शनरी से रेफर कीजिए और उस वर्ड को अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बना लीजिए। तो रीडिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद आज सबके पास स्मार्टफोन है, यूट्यूब अवेलेबल है। यूट्यूब में ज्यादातर ये लड़के गाने सुनते हैं, गाने आपके एनडीए नहीं पहुंचाएंगे। आप इंग्लिश की न्यूज सुनिए या नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट के जो प्रोग्राम जो इंग्लिश में है उससे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। वो जो नरेशन हो रहा है उसमें कोई नया वर्ड सुना तो उसको नोट कर लीजिए और उसको क्रॉस चेक करिए डिक्शनरी से। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, कम से कम 3 महीने लगातार ऐसे करिए तो आपको खुद ये फील होने लगेगा कि ये भाषा मेरी पकड़ में आना शुरू हो गई है। और उसको करते जाइए। इन अबाउट 6 months टाइम यू विल बिकम एब्सोल्युटली फ्लुएंट, 100% फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। जी, अब हम अब हम कोचिंग पे आते हैं। जो 5-6 महीने की जो भी अरसे की कोचिंग होती है जो दी जाती है, तो इसमें क्या अंग्रेजी की भी क्लासेस चलती हैं? हर सब्जेक्ट की सर, मैथ्स की, इंग्लिश की, और जितने सब्जेक्ट्स जो आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सब हर सब्जेक्ट की कोचिंग। लेकिन ज्यादा जो फोकस है वो मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि यही 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है। सबसे जरूरी मैथ्स और इक्वली इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। इंग्लिश का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि इंग्लिश का आपको बाद में एसएसबी में भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन रिटन पास कर लिया उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एसएसबी में, लेकिन इंग्लिश की रिक्वायरमेंट राइट टिल द एंड है कम्युनिकेशन के लिए। जी बिल्कुल जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल ये है कि मान लीजिए मुझे एनडीए करना है, मान लीजिए मुझे एनडीए करना है, तो हम कहाँ से शुरुआत करें, किस किस चीज की तैयारी करें? अगर कोचिंग करनी है तो कोचिंग कहाँ करें, कैसे करें, किस तरह से करें, पूरी जरा तफसील से बताएं। सर कोचिंग तो ये डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, आप जिस सिटी में हैं। एवरी सिटी टुडे हैज न्यूमरस कोचिंग सेंटर, यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हिच इज द बेस्ट फॉर
डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स, यू कैन ज्वाइन दैट कोचिंग सेंटर। जो खुद प्रिपरेशन करनी है वो 3-4 चीजें आपको करनी चाहिए। पहली चीज तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपना इंप्रूव कीजिए, क्योंकि इसके बिना आपकी नैया पार नहीं होने वाली, नंबर 1। नंबर 2, दैट कैंडिडेट मस्ट रीड द न्यूज पेपर एवरी डे, इंग्लिश का, किसी और लैंग्वेज का नहीं, क्योंकि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो 3 चीजें उसको अच्छी उसकी होंगी। एक तो अंग्रेजी थोड़ी सी सुधरेगी, नंबर 1। नंबर 2, उसका करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो वो कहां से मिलेंगे? न्यूज़पेपर से मिलेंगे। और तीसरा, जो इंटरव्यू में जब जाते हैं, जो प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है, उसमें वो बहुत सारी चीजें पूछता है, लेकिन डेफिनेटली 100% 2 चीजों पे सवाल जरूर पूछेगा कि मेजर नेशनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स। इस पे 100% सवाल, और कोई चीज पूछे या ना पूछे, इस पे जरूर सवाल पूछता है, क्योंकि ये इसके मार्क्स भी होते हैं कि इसकी नॉलेज कैसी है, इस कैंडिडेट की नेशनल, जिस देश में रहता है उसके बारे में कुछ जानता है कि क्या हो रहा है कि नहीं, और दुनिया में क्या हो रहा है ये जरूर। तो ये कहां से मिलेगा? ये आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा, व्हाट आर द मेजर इवेंट्स टेकिंग प्लेस। तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। तीसरा, फिजिकल फिटनेस। आपके पास अगर 6 महीने, 4 महीने, 1 साल का टाइम है, आप रोज सुबह जॉग करने जाइए, कोई गेम खेलिए, फुटबॉल, हॉकी, वॉट एवर इंटरेस्ट यू, कुछ नहीं तो आप वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक, सो दैट यू आर फिजिकली वेरी टफ। धीरे धीरे आपको आपकी बॉडी टफ हो जाएगी। और ये इसके भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये एक OLQ भी है, जो 15 OLQ मैंने बताई, उसमें एक ये फिजिकल फिटनेस भी एक OLQ है जो कि चेक की जाती है। और चौथी चीज जो है, SSB के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि SSB में होता क्या, कौन से टेस्ट होते हैं, वो कंडक्ट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उस टेस्ट में वो देखना क्या चाहता है, कौन सी OLQ देखना चाहता है, मुझे इस टेस्ट में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब तक ये जानकारी नहीं है आप गलती करेंगे, आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो गलत हो रहा है। तो ये 3-4 चीजें अगर ये करेगा कैंडिडेट, तो धीरे धीरे इसका तैयारी अपने आप शुरू हो जाएगी। कितने प्रयास कर सकता है NDA के लिए छात्र? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। NDA की लाइफ, एक बार जो NDA चले जाता है, जिंदगी भर वो 3 साल जो उसने NDA में बिताए हैं वो नहीं भूलता। जिस दिन आपने NDA में सेलेक्ट होके पैर रख लिया, उस दिन से आपके माँ बाप को आपके ऊपर 1 रुपया भी किसी भी चीज के लिए नहीं खर्चा करना। क्यों? आपकी अकोमोडेशन फ्री है, खाना फ्री है। आपका NDA में जब आप जाते हैं तो आप 12वीं क्लास पास होते हैं, और ऑफिसर बनने के लिए यू हैव टू हैव अ बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन जरूरी है। तो ग्रेजुएशन कहाँ करते हैं? NDA का रहता है, जिसमें आपको JNU, दिल्ली का जो JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, NDA इज एफिलिएटेड टू JNU, वहां से आपको डिग्री मिलती है। आपको JNU में दिल्ली जाके एग्जाम नहीं, एग्जाम तो NDA में ही होता है, पढ़ाई भी NDA में ही होती है, लेकिन वो डिग्री जो है जब आप ग्रेजुएट बन जाते हैं तो वो JNU देता है। तो वो अगर आप प्राइवेटली किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल का, तो 20-25 लाख का खर्चा है। NDA में 1 नया पैसे का भी खर्चा नहीं। तो योर एजुकेशन इज फ्री, उसकी स्टेशनरी, उसके आपके मतलब फ्रॉम A to Z एवरीथिंग इन NDA। वंस यू एंटर NDA, आपके माँ बाप को 1 नया पैसा भी आपके ऊपर खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 12वीं के बाद? 12वीं के बाद वहां पे NDA में कोई भी स्पोर्ट, कोई भी गेम, आप किसी भी स्पोर्ट या गेम का नाम लीजिए, वो अवेलेबल है, जो बाहर आप शायद आप कितने भी अमीर परिवार के क्यों ना शायद आप नहीं कर पाए, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन NDA में वो सब अवेलेबल है। जैसे पैरासेलिंग, याटिंग, ग्लाइडिंग, गोल्फ, हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग तो छोटी मोटी चीजें NDA में। तो बड़ी बड़ी जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जो आप बाहर नहीं कर सकते, वो NDA में वो फ्री हैं, दे आर ऑल अवेलेबल। आपको अभी जो है एक चीज और जो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, मेरे टाइम में ये नहीं था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से NDA जब आप ज्वाइन करते हैं, आप जब 6th टर्म में पहुंचते हैं, NDA 3 साल का वो स्टे है आपका, 6 महीने के 6 टर्म्स। तो जब आप 6th टर्म में पहुंचते हैं तो आपको गवर्नमेंट 21,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड देती है।
ये पैसा आपको कैश नहीं मिलता, आपके अकाउंट में ऐड होते जाता है और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो 6 महीने एनडीए के, और एनडीए के बाद जब 1 साल और एडिशनल ट्रेनिंग अपने रिस्पेक्टिव अकेडमी में आप करते हैं, यानी टोटल 18 महीने का आपको 21,000 रुपए पर मंथ, जिसका इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके ऑफिसर बन जाते हैं तो दिस अमाउंट इज मेरे टाइम में नहीं था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से 7-8 साल या 10 साल होने वाले हैं, तब से आपको ये स्टाइपेंड भी देना शुरू कर दिया एनडीए ने। तो एनडीए के लिए जैसे 12वीं के लोग जा सकते हैं, इसके अलावा भी क्या जो किस उम्र तक के लोग जा सकते हैं और कितने प्रयास इसमें किए जा सकते हैं? मान लीजिए हम 4 बार 3 बार फेल हो गए, इसमें कितने प्रयास किए जा सकते हैं? जी, आपका एनडीए में जाने के लिए जो एज का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स, ये एज है। मतलब 16.5 साल से कम उम्र है तो आप नहीं जा सकते, और 19.5 साल एज है तब तक आप जा सकते हैं। उससे ज्यादा हो गई तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, यू शुड हैव पास्ड क्लास 12th, 12वीं क्लास आपको पास होना चाहिए। और तीसरा, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये 3 एलिजिबिलिटी कंडीशन है। अब आपको 12वीं किस एज पे किया, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने चांसेस मिलेंगे। किसी को खाली एक ही चांस मिलता है, किसी को 4, क्योंकि उसकी एज कम है, डेट ऑफ बर्थ पहले का है और उसने किसी क्लास में कभी फेल नहीं हुआ, तो उसको शायद ज्यादा चांसेस मिले। लेकिन 19.5 ईयर्स जो है अपर लिमिट है एज की। उसके मतलब इसके मतलब इतने ही प्रयास दे सकता है कि 16 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक। जी, 16.5 से 19.5, 16 से 19.5। हाँ, तो इतनी ही उम्र का इतने ही चांस मिलेंगे जितने भी टेस्ट दे ले वो इस उम्र। जी बिल्कुल। तो और कुछ संदेश जो आप देना चाहते हो चलते चलते लेफ्टिनेंट कर्नल साहब? बिल्कुल सर, ये इनको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ये आर्म फोर्सेस में एनडीए के थ्रू जाते हैं, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इसका हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आर्म फोर्सेस का, इंडियन आर्म फोर्सेस का। हम लोग ने 3 लड़ाइयां, कन्वेंशनल वॉर्स पाकिस्तान के संग लड़े हैं। तीनों में हमने उनको बुरी तरीके से पीटा है। एक वॉर में 1971 में तो उनके हिस्से 2 काट के कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। तो दिस इज अ ट्रैक रिकॉर्ड। इसके अलावा एक नॉट एग्जैक्टली अ वॉर बट अ कॉन्फ्लिक्ट इन कारगिल जो 1999 में हुआ था। उसमें होता क्या है, कुछ ऐसे पोजीशंस हैं जो पाकिस्तान आर्मी और हमारी आर्मी दोनों आमने सामने हाई एल्टीट्यूड पे डिप्लॉयड है। विंटर में वो भी वकेट करके नीचे चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं। 99 में जब हम लोग ने विड्रॉ किया तो इन्होंने क्या किया, आके वो पोजीशन हमारी ऑक्युपाई कर ली। तो कारगिल का इन अ नटशेल ये कहानी थी। तो उसको भी हमने 1.5 महीने में, इतनी डोमिनेटिंग हाइट्स पे वो दुश्मन बैठा था, उसको भी हम लोग ने इनको पटक के निकाल दिया। इसके अलावा पिछले 73 साल से पाकिस्तान जो है कश्मीर हमसे छीनना चाहती है। 73 साल में कितनी जमीन उसने इंडिया से छीनी, 1 इंच भी कश्मीर का वो नहीं ले पाए हमसे। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी आ जाते हैं चाइना पे। चाइना के संग हमने डोकलाम, और अभी जो थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले गलवान में, लद्दाख, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि क्या किया हमने। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने जो उन्होंने हमसे 1962 में हमसे जो जमीन हमारी हथिया ली थी उसको हमने वापस लेना शुरू कर दिया। तो ये तो वॉर रिलेटेड रोल्स हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस में और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे नेशनल कैलामिटी, कहीं पे भी कहीं बाढ़ आ जाए, कोई फ्लड्स आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो वहां पे आर्म फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। तो देश जो है जब भी ऐसा कुछ होता है तो आर्मी या नेवी, एयरफोर्स की तरफ देखता है कि आइए मदद कीजिए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, कहीं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो जाए, ये पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब नहीं कंट्रोल कर पाते तो आर्मी को बुलाते कि आप आके लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कीजिए। आपको याद होगा, ये स्टूडेंट्स जो सुन रहे होंगे आज लॉग इन किया है, इनको नहीं पता होगा क्योंकि 1974 में ये पैदा नहीं हुए थे, लेकिन 1974 में एक रेलवे की स्ट्राइक हुई थी जो लोको पायलट्स से। उन्होंने करीब 17 या 18 दिन की स्ट्राइक थी।
तो सारे पूरी रेलवे कोई गुड्स नहीं जा पा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो दैट वाज द टाइम, उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने आर्मी को रिक्वेजिशन किया कि आप अपने इंजीनियर भेजिए, ट्रेन चलाइए, सारे नहीं लेकिन जो असेंशियल गुड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं, जिनको हम डिले नहीं कर सकते, तो ये काम आर्मी ने किया रेलवे के ड्राइवर्स के अलावा। आप अगर 1974 का गूगल करिए तो वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद हमारा जो इंडियन आर्मी, अनलाइक पाकिस्तान आर्मी एंड मेनी अदर आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, कोई मिलिट्री coup नहीं हुआ, गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, उनको ओवरथ्रो करके, ऐसा कोई केस नहीं हुआ। और सबसे जरूरी बात जो इसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड में बताना चाहूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करता है? दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो किसी ना किसी देश की आर्मी को बोलता है कि भाई आप जाइए वहां पीस कीपिंग रोल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कीजिए। तो कहीं पे भी कुछ होता है तो सबसे पहले वो इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं कि आप अपनी एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ या डिवीजन या कुछ बटालियन वहां पे उस एरिया में भेजिए, कि आप भेज सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट इंडिया के पास आती है। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो ये जो कैंडिडेट्स एनडीए के लिए एस्पायर कर रहे हैं, अगर ये एनडीए चले आए तो इस क्लब का ये भी हिस्सा बन जाएंगे, बन सकते हैं। ये मैं इनको बताना चाहूंगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल साहब कि आप आए और आपने एस्पायर, जितने भी हमारे बच्चे हैं एस्पायर हैं इस चीज़ के लिए, एनडीए के लिए, तो उनको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, और कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। और आप एक अनुभवी आर्मी में भी रहे हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, आपने भी तैयारी की थी इस चीज़ की, जो आपने अनुभव शेयर किया है, इससे भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और सफलता क्लासेस में आने के लिए, सफलता.com के लिए वेबिनार में समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।